Hello students, in the last lecture we were discussing the French Revolution. We had completed the first two parts of it, right? We had also completed up to the storming of Bastille, and we had completed up to the new constitution of France, where France became a constitutional monarchy. King Louis XVI was still the head of France, but he had only a veto power to say no to some decisions of the National Assembly. This is where we had stopped our discussion. Now students, today we are taking in the next page, there are some political symbols. अब ये political symbols students ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं. So no need to learn them. You have to only remember them for what they signify. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है broken chains. They were used to fetter slaves. तो ये broken chain जो है it is symbol for becoming free. फिर इसके बाद है bundle of rod. तो ये one rod can be broken but a bundle of rod cannot be broken. ये आपने स्टोरी भी सुनी है. One stick can be broken but bundle of sticks cannot be broken. तो ये यूनिटी का सिंबल है. थर्ड है आई विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. इसमें क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस शुड बी शैटर्ड अवे एंड एवरी लाइट शुड बी एबल टू सी बाय द आई. ठीक है, एवरीवन शुड सी द लाइट बाय द आईज. द आईज शुड बी केप्ट ओपन टू एवरीथिंग अराउंड अस. ये इसका मीनिंग है. नॉलेज को एडॉप्ट करो, इग्नोरेंस को साइड में रखो. स्केप्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर, क्योंकि अभी भी फ्रांस में रॉयल पावर तो था. किंग लुइस XVI अभी भी थे. नेक्स्ट है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. दिस इज सिंबल ऑफ इटर्निटी, क्योंकि फ्रांस पहले से ही ऐसी कंट्री रही है स्टूडेंट्स जिसके ऊपर किसी ने कभी कब्जा नहीं किया. तो फ्रांस सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट ही था, लेकिन पहले उस पर रूलर्स रूल करते थे. अब ये डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, लेकिन पहले भी इंडिपेंडेंट था, आगे भी इंडिपेंडेंट. कोई फॉरेन रूल का इसके ऊपर कभी रूल नहीं हुआ था. नेक्स्ट है रेड फीर्जियन कैप. दिस वाज कैप वॉर्न बाय स्लेव आफ्टर बिकमिंग फ्री. ये सिस्टम ऑफ स्लेवरी चलता था. जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो अपने नीचे स्लेव्स यानी गुलाम रखते थे. ठीक है, तो ये स्लेव्स को जब फ्री किया जाता था तो उनको रेड कैप दी जाती थी. ब्लू, व्हाइट एंड रेड ये आपने देखा होगा फ्रांस के नेशनल फ्लैग के कलर्स है. द विंग्ड वुमन, शी इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. जैसे हमारे इंडिया में लॉ की देवी है, उसके हाथ में तराजू होता है, एक हाथ में तलवार होती है, आंखों पे पट्टी होती है, फॉर सिंबॉलिंग यूनिटी एंड फॉर सिंबॉलिंग इक्वेलिटी. अपने बोलते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है. कानून भेदभाव नहीं करता, इसलिए पट्टी लगाता है. और तराजू जो है वो बैलेंस ऑफ लॉ है, और तलवार है टू पनिश द गिल्टी. तो ये हमारे इंडिया की है. इसी तरह से फ्रांस में भी ये एक विंग्ड वुमन है. शी इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ. और लास्ट है द लॉ टैबलेट. अब इसमें लॉ टैबलेट में स्टूडेंट्स दो साइड्स दिए हुए हैं जो दोनों इक्वेलिटी को जस्टिफाई करते हैं कि लॉ इज सेम फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस. अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेज था वो ये था कि फ्रांस को मोनार्की से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाए. अब सिटीजन्स भी खुश थे, लेकिन किंग लुइस XVI खुश नहीं था. किंग लुइस XVI को वही पुराना मोनार्क फिर से बनना था. अरे भाई क्यों बवाल करता है, लेकिन उसको ऐसा ही करना था, उसको बवाल करनी थी. किंग लुइस XVI को अपने नीचे असेंबली के थ्रू रूल नहीं करना था. नेशनल असेंबली ने कभी भी ये नहीं बोला कि किंग लुइस XVI को हटा दो. सिर्फ उसके पावर्स पे पार्लियामेंट का लिमिट हो, यानी नेशनल असेंबली का लिमिट हो. लेकिन किंग लुइस XVI को तो ये मंजूर नहीं. उसको तो एब्सोल्यूट किंग बन के रूल करना है, पार्लियामेंट चाहिए ही नहीं. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia.
नेबरिंग स्टेट ऑफ प्रूशिया का जो किंग था उसके साथ किंग लुइस द 16th ने अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग बनाए. The rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France, and they made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1989. Before this could happen, the National Assembly in 1792 voted to declare war against Prussia and Russia. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांस में एक और बड़ी वॉर हो गई. अब ये जो वॉर थी, इट वॉज द वॉर बिटवीन द किंग्स एंड बिटवीन द पीपल. तो ये अप्रैल 1792. एक तरफ थे पीपल ऑफ फ्रांस और दूसरी तरफ लुइस द 16th जो किंग ऑफ फ्रांस था, उसके अलावा किंग ऑफ प्रूशिया और किंग ऑफ ऑस्ट्रिया. इन तीनों की आर्मीज, जॉइंट आर्मीज, ये पीपल ऑफ फ्रांस के साथ रिवॉल्ट में आ गई. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as the war of people against the kings and autocracies. Autocracies मतलब जो autocratic kings थे, absolute kings थे. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise. तो Marseillaise क्या है? National anthem of France. ठीक है, अभी के टाइम पे ये फ्रांस का नेशनल एंथम है. इसको गाते हुए पीपल ऑफ फ्रांस मार्च टू पेरिस. अब क्या होता है स्टूडेंट्स? द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after the families. ये हर बार होता है स्टूडेंट्स. Men are going to fight and women have to take ड्यूअल रोल. एक तो कमाने का भी और बच्चों को भी संभालने का, एल्डरली को भी संभालने का. सो लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वेर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो अभी भी वुमेन को राइट्स नहीं मिले थे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. उसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन, वेल्दी मैन को ही सिर्फ वोटिंग राइट थे. पुअर मैन और वुमेन को राइट्स नहीं थे. तो ये सब अभी भी स्ट्रगल करना चाहते थे. इनको चाहिए था कि लुइस द 16th खत्म हो जाए, मर जाए और फ्रांस को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह रूल किया जाए. ये इन रिवॉल्यूशनरीज का मेन मोटिव था. पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल. अब इसमें ये जो पीपल थे, इन्होंने क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए. पॉलिटिकल क्लब्स. अब ये पॉलिटिकल क्लब्स मतलब अपने कर्णावती क्लब ने राजपथ क्लब जैसे नहीं, एंटरटेनमेंट क्लब्स नहीं. ये पॉलिटिकल क्लब्स होते थे वहां के कॉफी बार्स में या वहां के चर्चेज में. Church or coffee bars were the meeting point of the people who had identical ideas. और वहां पे ये political thinkers ने future events के plans बनाने शुरू किए. और ये जिनके similar thoughts होते थे उनके political clubs बनते गए. ठीक है, इनमें से most successful of these clubs was the Jacobin Club. तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जैकोबिन क्लब. ठीक है, जैकोबिन क्लब कहां पे बना? इट वॉज फ्रॉम कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब. तो ये नाम बनता है, फर्स्ट केम अप इन सेंट जैकोब चर्च, बराबर, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा जैकोबिन क्लब.
वुमेन के भी अपने क्लब्स थे, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस. ये मेंबर्स कौन थे? लेस प्रॉस्परस मेंबर्स. और इनका जो मेन लीडर था खास करके ये हमारा चैप्टर का हीरो अभी के लिए, हाँ, जो बाद में विलन बन जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हीरो है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. नाम अजीब है इन सबके, लेकिन अब जैसे है वैसे है. ठीक है, तो मेन लीडर इनका था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. एंड इस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, दे वर लेस प्रॉस्परस मेंबर्स, एंड इट फर्स्ट केम अप इन सेंट जेकोब चर्च. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द जैकोबिन क्लब. स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम जैकोबिन क्लब के बारे में आगे पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, जैकोबिन्स क्लब को दूसरा नाम दिया गया सैंस कुलोट्स. सैंस कुलोट्स मतलब पीपल वेयरिंग लॉन्ग ट्राउजर्स. जो किंग्स होते थे वो कैप्रीज पहनते थे. कैप्रीज मतलब नी ब्रीचेस. नी ब्रीचेस मतलब नी हाइट के क्लोथ्स, नीज तक पैंट्स पहनते थे, नी ब्रीचेस. ये किंग्स पहनते थे. और ये जैकोबिन क्लब के लोग जो थे वो पुअर थे. ये फुल लहंगा मतलब फुल अपने पैजामास पहनते थे, ट्राउजर्स. इनको सैंस कुलोट्स भी बोला जाता था. दिस वॉज टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द किंग्स. ये अलग दिखते थे, मतलब किंग्स अलग, पीपल अलग. So I hope you have written. If you have not written, you can pause the video and write. क्या कर रहा है पापा? क्यों इतनी मुसीबत पैदा करते हो? Okay, so just clearing up the video. Can write it down clearly. Now the next topic, let's go further. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries and massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. The elections were held, and from now on, all men of 21 and above, regardless of wealth, got the right to vote. तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स,
अब देखिए क्या होने जा रहा है। इन द समर ऑफ 1792 ये जैकोबिन्स प्लान रीसरेक्शन मतलब कैप्चरिंग द किंग क्वीन एंड पुटिंग देम इन प्रिजन, इसको रीसरेक्शन बोलते हैं। तो ये इंसरेक्शन, सॉरी इट इज नॉट रीसरेक्शन, इट इज इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस, मतलब बहुत सारे पेरिस के लोग, इन सबने इंसरेक्शन प्लान किया और इनका साथ दिया जैकोबिन क्लब ने। ठीक है, नाउ they were angered by the short supplies and the high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries. So stormed the palace of Tuileries. इस पैलेस में किंग और क्वीन दोनों सो रहे थे मजे से, तो इनको ये सब आर्म्ड गार्ड्स ने सरेंडर कर दिया और किंग और क्वीन के गार्ड्स को मार के किंग और क्वीन को होस्टेज लिया गया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। तो लुइस द 16th एंड हिज वाइफ वेर imprisoned. ठीक है, after being voted that way by the National Assembly, and National Assembly was called the Convention. नाम बदल दिया गया नेशनल असेंबली का, नया नाम रखा गया द कन्वेंशन, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक और कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, एक ही साल में 1791 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब 1792 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1792। अब इसमें क्या था, ऑल मेन अबव 21 विल बी अलाउड टू वोट। अब इसमें ऑल मैन मतलब रिच भी पुअर भी, सारे लोग अबाउट 21 विल बी अलाउड टू वोट। पहले वाले में क्या था, अबाउट 25 रिच एंड वेल्दी मैन विल बी अलाउड टू वोट। यहां पे 21 के अबाउ ऑल मैन विल बी अलाउड टू वोट। The newly elected assembly was called the convention. On September 1792, it abolished monarchy and declared France as republic. So finally, 21 September 1792, it is a new day for France, जिसमें France becomes a republic. अब देखना यह है कि ये कितने सालों तक ऐसा चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, लुइस द 16th was sentenced to death. तो 21st January 1793 ये he was executed publicly at the place de la Concorde, and Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. तो ये 21st January 1793 Louis the 16th was executed publicly, यानी डेथ पेनल्टी। ठीक है, so these are the events which took place from summer of 1792 up to 21st January 1793, and this is how King Louis the 16th was finally finished. और इसकी वाइफ को भी थोड़े दिनों के बाद एग्जीक्यूट किया गया, मार दिया गया। इनको मारने का जो तरीका था स्टूडेंट्स, वो गिलोटिन। गिलोटिन में क्या होता है, दो ऐसे शाफ्ट्स होते हैं और उसके बीच में ऐसे गला रखते हैं, फिर ये ऊपर से एक ब्लेड गिराया जाता है जिससे इंसान का जो सर है
वो आगे गिरता है, बाकी की बॉडी पीछे गिर जाती है। ये शाफ्ट के ऊपर सर का भाग ऐसे रखते हैं, ऊपर से ब्लेड गिराते हैं, 2 शाफ्ट होते हैं। तो ये लुइस द 16th का एग्जीक्यूशन हुआ। प्लीज नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस पेज, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स द रेन ऑफ टेरर। अब रेन ऑफ टेरर क्या है? तो ये जो जैकोबिन्स क्लब का जो रॉबेस्पियर था, he became the president of France। बरोबर। अब इसने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन फिर कुछ बुरे काम भी किए। इसकी पॉलिसी थी सिवियर कंट्रोल एंड punishment। He used to give punishment and severe control. So all those whom he saw as enemies, ex-nobles, clergy, इन सबको अरेस्ट किया गया। तो ex-nobles यानी जो पहले nobles थे, clergy and even opposition members were arrested and sent to death। ठीक है, इसमें गिलोटिन भी यूज किया गया। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम लिमिट ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। सो ही पुट मैक्सिमम सीलिंग, सीलिंग मतलब लिमिट, ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। ये एक अच्छा स्टेप था रॉबेस्पियर का, लेकिन इसकी वजह से शॉपकीपर्स बहुत गुस्से में थे कि उनके हर प्रोडक्ट का प्राइस रॉबेस्पियर ने फिक्स करना शुरू कर दिया, उसकी सरकार ने फिक्स करना शुरू कर दिया। तो ये शॉपकीपर्स बहुत गुस्से में आ गए। इसके अलावा फैक्ट्री में वेजेस फिक्स किए गए। अब ये वर्कर्स के लिए अच्छा था, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बुरा था। इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नहीं थे। Secondly, all citizens had to eat only brown bread। ब्राउन ब्रेड जो चीप ब्रेड होती थी, व्हाइट ब्रेड वॉज फॉरबिडन। अब ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये कुछ पुअर लोगों को भी बात पसंद नहीं है। पुअर लोगों में भी कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई कपड़े बपड़े नहीं खरीदते, लेकिन खाना तो अच्छा खाने का। तो ये जो बात रॉबेस्पियर ने की कि सारे सिटीजन्स को सिर्फ ब्राउन ब्रेड मिलेगा, व्हाइट ब्रेड विल बी फॉरबिडन, क्योंकि व्हाइट ब्रेड वॉज ईटन बाय द एरिस्टोक्रेट्स। अब इसमें एक्चुअली में पूरे फ्रांस के लोग व्हाइट ब्रेड खाते थे, कुछ लोगों को छोड़ के। लेकिन रॉबेस्पियर ने ब्राउन ब्रेड का जो ये बोला ना कंपलसरी, अब ये खाने पीने की चीजों पे आई थिंक कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कंट्रोल, लेकिन इसने किया। सो दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड टू डिसलाइक इट। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ मॉन्सियर and madam,
Citoyen and citoyen were to be used. अब ये सोचिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपके क्लास में आता हूं, आप खड़े होके बोलते हो गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, राइट? तो मॉन्सियर ये एक एल्डरली पर्सन या एक ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन के लिए मॉन्सियर और मैडम बोला जाता था फ्रांस में। रॉबेस्पियर ने बोला नहीं, सब इक्वल, सबको एक दूसरे को सिटोयन और सिटोयेन, सिटोयन मतलब मेल सिटीजन, सिटोयेन मतलब फीमेल सिटीजन की तरह बुलाने का। मतलब मैं आपके क्लास में आऊं तो मैं आप लोगों को बॉयज एंड गर्ल्स नहीं, सिटोयन और सिटोयेन बुलाऊंगा और आप सब मुझे सिटोयन बुलाओगे। ये क्या तरीका है? आपको मुझे सर नहीं बुलाना चाहिए? इज इट रॉन्ग? क्या ये इतना गलत है? नहीं, लोगों को आदत थी ये वर्ड्स बोलने की। तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी आप कंट्रोल करो, आप खाने पीने पे भी कंट्रोल करो, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? ऐसे प्रेसिडेंट का लोग क्या करेंगे? जो लोगों ने अपने किंग तक को नहीं छोड़ा, तो तू तो भाई प्रेसिडेंट है। तो क्या किया होगा लोगों ने? लोग इससे तंग आ गए। विद इन 2 years, 2 साल में ही लोग इससे तंग आ गए। इसीलिए इसके रेन को बोला जाता है द रेन ऑफ टेरर। ये एक टेररिस्ट के बराबर था, प्रेसिडेंट था लेकिन टेररिस्ट के बराबर। इसके रूल को रेन ऑफ टेरर बोलते हैं और इसका अंजाम भी ऐसा ही हुआ। फाइनली ही वॉज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री एंड ही वॉज ऑल्सो सेंट टू द गिलोटिन। खत्म। बोलो, प्लीज नोट डाउन दिस। Finally, he was executed in 1794. ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। Next is a directory rules France. So the fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. अब देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, 1794 के बाद, so after 1794 5 presidents were appointed as directors. ठीक है, इस तरह का रूल। और ये 5 प्रेसिडेंट्स को बोला जाता था द डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस। इन डायरेक्टर्स के हाथ में पूरा फ्रांस चलेगा, मतलब एक प्रेसिडेंट नहीं, 5 प्रेसिडेंट, ताकि अगर कोई एक ज्यादा ऑटोक्रेटिक निकले तो बाकी 4 उसको रोक पाए। ठीक है, मतलब जो मेजॉरिटी के पैसेंजर्स ये प्रेसिडेंट्स बोलेंगे, 5 में से अगर 3 प्रेसिडेंट्स अगर कोई लॉ पास करते हैं तो ही वो लॉ पास हो पाएगा।
ठीक है, तो ये 5 प्रेसिडेंट्स वेयर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स ऑफ फ्रांस। इसके अलावा ये ऑल रूल्स ऑफ रॉबेस्पियर वेर रिमूव्ड, इंक्लूडिंग वो 21 इयर्स वाला रूल, वो भी रिमूव कर दिया गया। वापस 25 इयर्स वाला ही रूल रखा गया। ठीक है, अगेन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में पहली बार, जिसमें 25 साल के अबव मेल्स को वोट देने का अधिकार था और प्रॉपर्टी सेक्शंस वाले। दूसरी बार जो था 21 इयर्स के मेल्स ऑल मेन, जो रॉबेस्पियर ने पास करवाया। अब अगेन नया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन of 1791 was reimposed। पहले वाला ही कॉन्स्टिट्यूशन वापस लगाया गया। However, the problem was that directors clashed with each other, who sought to dismiss them. So directors clashed with assembly and were often dismissed। अब इसमें क्या हुआ, फाइनली मिलिट्री coup resulted and Napoleon became dictator of France। तो स्टूडेंट्स, जब ये बहुत सारी चीजें बढ़ गई, मतलब डायरेक्टर्स आपस में भी टकराते थे, डिसएग्री होते थे, और नेशनल असेंबली के भी नियमों के साथ डिसएग्री करते थे, तो फाइनली द डायरेक्टर्स वेर ऑल्सो डिसमिस। फिर उनकी जगह नए डायरेक्टर्स, नए प्रेसिडेंट्स आते गए। तो ये चीजें बहुत बार होती गई फ्रांस में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इसमें फ्रांस की मिलिट्री ने कूप कर दिया। कूप मतलब सारे प्रेसिडेंट्स हटा दिए और मिलिट्री के ही जनरल्स रूल करने लगे। उनका जो मेन जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, द मोस्ट पावरफुल डिक्टेटर, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को सीज कर दिया एंड मिलिट्री स्टार्टेड रूलिंग फ्रांस। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि 5 साल में 1789 से 1794 तक 5 साल में 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। और 5 साल में फ्रांस, जो पहले मोनार्की था अंडर किंग लुइस द 16th, वो चेंज हुआ इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड देन इनटू रिपब्लिक, देन इनटू डायरेक्टरी, एंड देन इनटू डिक्टेटरशिप। ये सब 5 साल में हुआ। अब सोचिए स्टूडेंट्स, लोग कैसे जीते होंगे, कितनी बार वहां के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुए। गवर्नमेंट चेंज तो ठीक, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुए फ्रांस में। इसीलिए मैंने आपको बोला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हुए। 5 साल वैसे लंबा टाइम है, लेकिन 5 साल में अगर 5 साल कंट्री का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज होने लगे तो ये तो काफी फास्ट है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक्चुअली में
फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड हो चुका है चैप्टर में। अब बाकी के जो 4th, 5th और 6th पार्ट है ये सिर्फ वुमेन लेबरर्स और सेंसरशिप लॉज के ऊपर है। बाकी रिवॉल्यूशन किस तरह से हुआ वो यहाँ पे 3rd पार्ट के बाद एंड हो जाता है। सो वी विल जस्ट गो थ्रू द 4th, 5th एंड 6th पार्ट। 4th पार्ट में है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी चेंजेस इन द रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government. इनका भरोसा था रॉबेस्पियर की सरकार पे, जैकोबिन्स पे, कि ये हमारा साथ देंगे और इसके लिए वुमेन के लिए एक क्लब भी बनाया गया, वुमेन्स क्लब, जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। लेकिन इस क्लब को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दिया, रॉबेस्पियर की सरकार ने भी नहीं दिया। इनको ऐसा चाहिए था कि हमें भी इलेक्शन में पार्ट लेने का हिस्सा मिले, हमें भी इलेक्शन में प्रमोट करो, लेकिन वो राइट्स इनको नहीं दिए गए। इसके अलावा रॉबेस्पियर की सरकार ने कुछ चीजें की गई, जैसे कि रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने देखिए कुछ लॉज किए गए, जैसे कि स्कूलिंग वॉज कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। इसके अलावा मैरिज एट प्रॉपर एज अकॉर्डिंग टू देयर विल। ये चेंजेस किए रॉबेस्पियर ने इनके लिए, जो अच्छे चेंजेस थे, लेकिन राइट टू वोट नहीं दिया गया, बराबर। एंड डिवोर्स कुड ऑल्सो बी टेकन बाय देम। अगर हस्बैंड ठीक नहीं रखता हो, डिवोर्स कैन बी टेकन बाय देम। It became legal for women to take divorce. Also, training for jobs or running small business was given to women. तो ये कुछ काम है जो इन्होंने अलाउ किए वुमेन को, और ये सब काम पॉसिबल हुए बिकॉज ऑफ दिस क्लब, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इस वुमेन क्लब की वजह से ये चीजें वुमेन के लिए हुई, लेकिन वोटिंग राइट्स वेर नॉट गिवन टू वुमेन। ठीक है। फाइनली इन 1946 वुमेन गॉट द राइट टू वोट। तो आप देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 150 इयर्स के बाद वुमेन को राइट टू वोट मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, उसके 150 इयर्स तक वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ा। ये सब चीजें पहले ही मिल गई, लेकिन वोटिंग राइट 150 इयर्स के बाद 1946 में मिला। अब इसके सामने हमारे कंट्री इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। हमारे इंडिया में सरकार भी 5 साल में एक बार बदलती है, इनकी तरह नहीं कि हर साल बदलती रहे। हमारे इंडिया में 5 साल में एक बार सरकार बदलती है। और दूसरी चीज इंडिया की अच्छी क्या है, फ्रॉम डे 1 द वुमेन गॉट द राइट टू वोट। 1947 में जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फर्स्ट डे से वुमेन गॉट द राइट टू वोट। सो दीज आर सम गुड थिंग्स फॉर अवर कंट्री व्हेन वी कंपेयर इट टू फ्रांस। Please note down, students.
Now students, we are coming to another part of the chapter, the fifth part, जिसमें abolition of slavery. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ जैकोबिन रिजाइम वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी के सिस्टम में क्या होता था स्टूडेंट्स, देखिए, जो खास करके कैरिबियन मतलब वेस्ट इंडीज के जो इनके कॉलोनीज थे फ्रांस ने वेस्ट इंडीज को कॉलोनाइज किया था, मतलब गुलाम बनाया था. जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, वैसे ही फ्रांस ने वेस्ट इंडीज को कॉलोनाइज किया. वेस्ट इंडीज का नाम था कैरिबियन आइलैंड्स. तो उसमें 3 आइलैंड्स थे इनके नीचे, एक मार्टिनिक, एक ग्यूडेलप और सेंट डोमिंगो. यहां से टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी आता था. लेकिन यूरोपियंस इन जगहों पे जाके खेतीबाड़ी नहीं करना चाहते थे, इन जगहों पे पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहते थे. तो यूरोपियंस ने क्या तरीका निकाला, अफ्रीका से स्लेव्स को शिप में पैक करके भेजने का इन कॉलोनीज में, और वहां पे इनको प्रोडक्ट्स कट करवाने के, और फिर वो प्रोडक्ट्स फ्रांस लेके आते थे. ठीक है, तो सबसे पहले होता था स्लेव्स ऑफ अफ्रीका. ठीक है, इनको पैक किया जाता था, पैक्ड इन शिप्स. यस, पीपल पैक्ड इन शिप्स, जंजीरों से. इनको भेजा जाता था टू कैरिबियन आइलैंड्स, बराबर. वहां से इनको एक्सट्रीम लेबर करवाया जाता था, और फिर ये प्रोडक्ट्स सोल्ड इन फ्रांस. तो पूरा ये फ्रांस जो है, इसके फ्रांस के 2 पोर्ट्स थे, एक था बॉर्डियक्स और दूसरा नैंटिस. ये इस स्लेव ट्रेड के ऊपर ही चलते थे. 2 पोर्ट्स, सबसे बड़े शिप के पोर्ट्स बॉर्डियक्स और नैंटिस, ये 2 स्लेव ट्रेड के पोर्ट्स थे, जो स्लेव्स के वजह से जो प्रोडक्ट्स आते थे वो इन पोर्ट्स पर आते थे. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in the European countries for sugar, coffee and indigo. इसमें से जो प्रोडक्ट्स थे, ये प्रोडक्ट्स 3 थे, शुगर, कॉफी एंड इंडिगो. अब ये 1794 में जो डायरेक्टरी बनी थी, उन्होंने ये लेजिस्लेशन रखा कि फ्रांस को सभी स्लेव्स को फ्री कर देना है. तो 1794 में स्लेव्स बिकेम फ्री, लेकिन 10 years लेटर अगेन नेपोलियन एनसेव्ड द स्लेव्स. ठीक है, तो 10 साल के लिए ये स्लेवरी एबॉलिश हुई, लेकिन फिर से वापस ये स्लेव्स बनाए गए इन 1804 बिकॉज ऑफ नेपोलियन. तो ये नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स. नाउ द लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स, द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ. तो यहां पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये एवरीडे लाइफ की बात हम करें तो 1789 में एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. पहले सेंसरशिप होता था कि बुक्स और ये सब जो थे वो सिर्फ राजा की मर्जी से ही रिलीज हो पाते थे. लेकिन 1789 के बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, उसमें सेंसरशिप लॉज वेर मेड कि सेंसरशिप नहीं होगा, बुक्स में जिसको जो छापना है छापो, जो सही है वो तो छपेगा ही. ठीक है,
इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब राइट्स लोगों को दिए गए. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, दे फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस. They all described the events and changes taking place in France. Songs, plays, festive processions, they attracted the large number of people. So people could identify with the ideas of liberty and justice, and because of this we take French Revolution as one of the best revolutions in the world. So an example was set that how the people can be freed from the rulers. So I hope you have understood the whole chapter, right? Let's discuss some important answers related to this. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नो नीड टू राइट द वेरी शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट आंसर्स में जो सेकंड है, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेस फॉर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट. तो जैकोबिन गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. दिस वी ऑलरेडी नो. All those who were regarded as the enemies were arrested and tried by the tribunal, and if found guilty they were guillotined. ये रॉबेस्पियर ने किया. मीट और ब्रेड को राशन किया, सिर्फ ब्राउन ब्रेड वॉज अलाउड. इवन लुइस द 16th वॉज सेंटेंस टू डेथ. ये भी रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट की वजह से. And opposition to severe control began to grow and was responsible for the fall of their own government. फिर ये रेन ऑफ टेरर, तो ये वही पहले वाला आंसर है लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है. तो 1793 से 1794 ये जो 2 साल थे ये रेन ऑफ टेरर है, जिसमें रॉबेस्पियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. ऑल द पीपल वेर रिगार्डेड एज एनिमीज. दे वेर अरेस्टेड एंड ट्राइड बाय ट्रिब्यूनल, एंड वो ट्रिब्यूनल में मतलब कोर्ट में अगर गिल्टी साबित हो तो सीधे गिलोटिन. फिर व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ईयर्स. ये 5th आंसर इंपॉर्टेंट है. वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. इनके 60 डिफरेंट क्लब्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. इनको भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे लाइक मेन, जैसे कि राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. वुमेन का जो स्ट्रगल था during the revolutionary years, it inspired the French women during the late 19th century, and finally in 1946 the French women won the right to vote. अब इसमें अपने लॉन्ग आंसर्स देखते हैं. मेन फीचर्स ऑफ 1791 कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले तो फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स. राइट टू वोट अबव द एज ऑफ 25, और जो लोग 3 days ऑफ लेबरर वेज जितना टैक्स देते हो उनको, एंड ओनली मेन. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी 3 organs were differentiated. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन वेर इंक्लूडेड एज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स. फिर नोबिलिटी में इसको एबॉलिश किया गया कि नोबल्स और ये सब नहीं रहेंगे. चर्च की भी पूरी प्रॉपर्टी जब्त की गई. दिस वी स्टडीड. फिर मेन फीचर वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग, एंड पावर वाज गिवन टू द नेशनल असेंबली. द किंग वाज ओनली गिवन द वीटो पावर. फिर ये रेन ऑफ टेरर वी ऑलरेडी नो. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में से ये 3rd आंसर इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर पीपल ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी. तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें 3 आइडियाज, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों डिस्कस होते हैं. लिबर्टी फ्रॉम द किंग, इक्वेलिटी अमोंग द पीपल, एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द नेशन. These ideas became the basics of democracy even for the 19th and 20th centuries.
एंड इसके अलावा रिवॉल्यूशन की वजह से द कॉज ऑफ द मासेस वाज प्रोड्यूस्ड and it sought to abolish the idea of divine right of the king, feudal privilege, slavery, censorship, ये सब इसमें डिस्कस होता है. ठीक है. फिर how would you explain the rise of Napoleon? Sixth answer. Napoleon कब आया? After the fall of Directory in 1796, because the Directory was highly unstable. और उसके पहले जैकोबिन्स हैड ओवरथ्रोन किंग लुइस द 16th एंड रॉबेस्पियर बिकेम प्रेसिडेंट. तो ये सब चीजें जो है इनकी वजह से नेपोलियन टुक ओवर द रेन्स इन 1804 एंड ही व्यूड हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप एंड ही वाज आल्सो डिस्कस्ड एज द लिबरेटर. हाउएवर हिज क्वेस्ट ऑफ पावर led to his ultimate downfall during the defeat at Waterloo in 1815. स्टूडेंट्स यहाँ पे अदर FAQs के अंदर ये फर्स्ट वाला जो है इसमें ये 3 एस्टेट्स दिए हुए हैं, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है. पूरा आंसर नहीं, लेकिन 3 एस्टेट्स और ये चर्च के जो टैक्सेस है टिथ और टेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. फिर ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, तो सेकंड आंसर है FAQs में. ये इसमें 3 बुक्स इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किए, जॉन लॉक का, जीन जैक्स रोज्यू और मॉन्टेस का. फिर नेक्स्ट है हाउ डिड फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ये आपको पता ही है, नेशनल असेंबली का इलेक्ट होना और उनका चार्टर ऑफ राइट्स बनाना, 25 इयर्स ऑफ एज के अबव 3 days लेबर वेज दे पाए, इन लोगों को वोटिंग राइट देना मेन को. फिर ये फ्रांस कैसे रिपब्लिक बनता है, तो इसके लिए ये लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल कंटिन्यू टू फॉर्म द क्लब सच एज जैकोबिन, जिसमें प्रॉस्परस सेक्शंस का क्लब था. रॉबेस्पियर वाज देयर लीडर और जैकोबिन्स एंटर्ड द पैलेस ऑफ टुलरीज एंड मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. इसके बाद 21 years के above men got the right to vote regardless of the wealth, and after that he was executed. Louis the 16th was executed and Marie Antoinette met with the same fate. फिर ये बस इतना इंपॉर्टेंट है. तो जो आंसर्स मैंने डिस्कस करवाए हैं स्टूडेंट्स, उतने आंसर्स आप लिख लीजिएगा. सारे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि जो भी आंसर्स मैंने डिस्कस करवाए हैं आज के लेक्चर में फ्रॉम द नोट्स, यू हैव टू राइट दोज आंसर्स, राइट. एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स. गुड बाय.